डिफरेंस बता चुके हैं कि अगर एयर वर्टिकल मूव करती है तो उसको हम एयर कहते हैं, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है और वाटर वेपर होती है, यानी एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस एंड वाटर वेपर सब कुछ उपस्थित रहता है। जबकि जब प्रेशर डिफरेंस होता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलने लगती है, तो उस समय जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं। इतना हमने आपको क्लियर करा था। फिर हमने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है आपका वर्टिकल प्रेशर और एक होता है हॉरिजॉन्टल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वर्टिकल होता है, ग्राउंड के पास बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर रिड्यूस करने लगता है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे अर्थ की तरफ खींचे रहते। जबकि जो हमारा बाकी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर कूल करेगी तो मॉलिक्यूल्स अपार्ट स्प्रेड होंगे, और स्पार्स अपार्ट होने के कारण वहां पर प्रेशर लो होता है। लेकिन जैसे किसी वस्तु के ऊपर कोई और वस्तु हम लोग रख देते हैं तो प्रेशर महसूस होता है, तो वैसे ही एयर का प्रेशर हम लोग के ऊपर महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि बचपन से हम लोग की बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, तो हमारी बॉडी का प्रेशर और एयर का प्रेशर बैलेंस मेंटेन करता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कल डिस्कस किया था प्रेशर बेल्ट्स, और हमने आपको बताया था कि इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच में विंड्स चलती हैं जिनको हम परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। आज हम लोग को इसी के आगे डिस्कस करना है, प्लैनेटरी विंड्स को हमें बेसिकली डिस्कस करना है। विंड्स क्लियर हो चुका है। विंड्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स, क्योंकि ये पृथ्वी पर चलती हैं और लगातार एक ही डायरेक्शन में चलती है, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए हम इन्हें प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। दूसरे विंड्स होते हैं पीरियोडिक विंड्स, ये फॉर द टाइम बीइंग, जैसे मॉनसून विंड्स हैं, ये 6 महीने लैंड टू सी और 6 महीने ओशन टू लैंड चलती हैं, इसलिए इनको पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। या दिन और रात में अगर मूवमेंट हो तब भी हम उसको पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, जो आपकी 3 तरीके की होती है। एक होता है मॉनसूनल विंड्स, दूसरा लैंड एंड सी ब्रीज, और तीसरा होता है आपका वैली एंड माउंटेन ब्रीज। नेक्स्ट आता है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो विंड्स होती है जो पर्टिकुलर प्लेस पे ही चलती है, जैसे भारत में गर्मियों में लू चलती है, ये लू जाकर अमेरिका में नहीं चलने लगती है। ठीक है, पवनों की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हो सकती है, लेकिन नाम डिफर करते हैं। ठीक, और थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस होते हैं, उसके आधार पर जो जिस जगह पर विंड चलती है उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, तो उन विंड्स को हम लोग लोकल विंड्स कहते हैं। इसके अलावा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी चलता है। ऐसा माना जाता है कि रेनफॉल जो होती है वो बेसिकली इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और तब रेनफॉल होता है, लेकिन रेनफॉल हमारे थंडरस्टॉर्म्स के कारण भी होता है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के कारण भी होता है। अधिकांशतः वर्षा जो है वो हमारी किसके थ्रू होती है? साइक्लोन्स के थ्रू। मतलब अगर हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन जो होता है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और इससे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम परमानेंट विंड्स को देखेंगे। ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दूसरा है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, ये है हमारा हाई प्रेशर बेल्ट, और उसके बाद आता है हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हमने आपको बताया कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो विंड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, और विंड्स जिस डायरेक्शन से फ्लो करती है उनको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, अगर विंड इस डायरेक्शन से चल रही है तो इसको नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहते हैं। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हमारा 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का पोर्शन है, यहाँ पर हमारे ट्रेड विंड्स चलती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और 0 डिग्री के नीचे का हिस्सा जो होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पर जो विंड्स कहलाएंगी वो कहलाएंगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स क्योंकि हमारे ओशन से होते हुए आ रही है, तो ये, और ये गर्म विंड्स है, तो ये विंड्स क्योंकि कहाँ से आ रही है? हमारी
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। और हमें पता है कि विश्व के सबसे ज्यादा गर्म कहां पर होता है? ट्रॉपिक्स पे होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वैसे तो सनरेज हमारी यहाँ इक्वेटर पे पड़ रही है और डिस्टेंस ट्रैवल भी कम है, एरिया कवर्ड भी कम है, लेकिन अगर हम लोग मैप पे देखें तो मैप पे इस एरिया में जहां पर इक्वेटर लाइन होकर गुजरती है वहां पर लैंड एरिया कम है, ओशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हर रोज वहां पर जब डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर कंडेंस करता है और रोजाना 4 बजे बारिश होती है। इसको हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वर्षा भी कहते हैं। तो ये वाले एरिया में हमारे क्या है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होती है और ये रोजाना 4 बजे के आसपास होती है और वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर अधिक होती है। रेनफॉल को हम सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में मेजर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जब ट्रेड विंड्स यहाँ पर आती हैं तो जितने भी एरियाज इस रीजन में पड़ते हैं वो रेनफॉल करते हैं और जैसे जैसे ये इधर की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी? इसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जितने भी डेजर्ट होते हैं वो वेस्टर्न एरियाज में होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है कि वेस्टर्न रीजन्स में क्यों डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ज्यादातर अगर आप डेजर्ट देखेंगे, थार देखेंगे या कोई भी डेजर्ट, तो वो सारे डेजर्ट हमारे वेस्टर्न एरियाज में लोकेटेड है, क्योंकि एक तो जैसे जैसे ट्रेड विंड्स यहाँ आएगी ऑलरेडी वो रेनफॉल कर चुकी होगी तो यहाँ तक आते आते रेनफॉल नहीं होगी। दूसरा, ट्रॉपिक से जब यहाँ पर होके आपकी विंड्स गुजर रही है इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये लैंड एरिया से ऊपर की ओर बढ़ रही है तो ये भी ड्राई विंड्स होती हैं तो इसलिए रेनफॉल नहीं करती हैं। अब यहाँ पर जो वेस्टर्लीज हैं ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई और अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड्स जो होती हैं ये हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। और ये जो वेस्टर्लीज हैं अगर आप मैप पे देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो लैंड एरिया है, जबकि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड कम और ओशन ज्यादा है, जिसकी वजह से वेस्टर्लीज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में बेरोक टोक चलती रहती है, यानी इनकी स्पीड जो होती है या वेलोसिटी ऑफ द विंड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 40 डिग्री के आसपास इसको रोरिंग 40s कहते हैं। लिखते भी जाइए बेटा, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहानी की तरह आप लिखते जरूर जाइए। तो 40 डिग्री के आसपास इसको रोरिंग 40s कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट 50 डिग्री के आगे इसको फ्यूरियस 50s कहते हैं। फ्यूरियस 50s, मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। एंड 60s पे हम इसको कहते हैं श्रीकिंग 60s। श्रीकिंग 60s, 60 डिग्री पे हम लोग इसे कहते हैं श्रीकिंग 60s। यानी 40 पे हम इसे क्या कहते हैं? रोरिंग 40s। 50s पे हम क्या कहते हैं? इसे फ्यूरियस 50s। एंड 60 पे हम कहते हैं श्रीकिंग 60s। कई बार आईएएस में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूरियस 50s किस डिग्री पे कहते हैं या फ्यूरियस 50 किसको कहते हैं, तो वेस्टर्लीज को हम लोग फ्यूरियस 50s कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोलर विंड्स। पोलर विंड जो है वो हमारी फिर अगेन आपकी पोल से लेकर, नॉर्दर्न पोल से लेकर हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं और परमानेंटली ये विंड्स हमेशा ब्लो करती रहती हैं। यानी हमारी जो प्रेशर बेल्ट है, और देखिए जैसे इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या केप्रिकॉन है, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। हमने पूरे अर्थ सरफेस के प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबको समझने के लिए ये मान लिया है कि यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक्स है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, केप्रिकॉन है, आर्कटिक सर्कल है एंड अंटार्कटिक सर्कल है। तो दीज आर द परमानेंट विंड्स। इन्हें प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं क्योंकि हमेशा प्लैनेट पे इनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स में सबसे पहले मॉनसून विंड्स आते। ये मौसम शब्द से लिया गया है, यानी मौसम के अकॉर्डिंग। अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, मौसम के अकॉर्डिंग। होता क्या है, अगर हम इंडिया को देखें, ये डायग्राम हम आपको समझा चुके हैं तो हम ये आपको इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक, अगर आप इंडिया को देखिए
ये इंडिया। अब इंडिया में इक्वेटर जो है इसके नीचे कुछ गुजर रही है और हमें पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो जब ये गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच में से होकर गुजरती है, तो होता क्या है, ये जो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू एरिया है, जब हमारा आता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या है आपका 21 मार्च, मैंने आपको कल बताया था कि 21 मार्च इज एन इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा 21 जून, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारी सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। और फिर आता है हमारा 23 सितंबर, जब अगेन हमारा दिन और रात बराबर हो जाती है। और उसके बाद आता है हमारा 22 दिसंबर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमारी डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। अब हो क्या रहा है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जैसे हमारे इन दोनों के बीच में हमारे प्रेशर बेल्ट रहते हैं, ठीक। अब ये जो प्रेशर बेल्ट हमारी हैं, दैट इज दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। और इनके बीच में हमारी ट्रेड विंड्स चल रही हैं, आवर ट्रेड विंड्स इज मूविंग बिटवीन दीज बेल्ट्स। फेरल का नियम है, अकॉर्डिंग टू फेरल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स अपनी चलने की डायरेक्शन से, वट एवर देयर मूवमेंट इज, दे टर्न टूवर्ड्स राइट, वो अपने राइट हैंड साइड मूव कर जाती है। बी वेरी केयरफुल एंड राइट ऑल द पॉइंट्स, दे चेंज टूवर्ड्स द राइट, यानी वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर रोटेशन हो रहा है, एंड ड्यू टू रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग, व्हेन द विंड इज मूविंग, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारा ये चेंज हो जाता है पाथ, ठीक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे आर मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दे आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको कल समझा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डिटेल। सो नाउ होता क्या है कि जिस समय समर्स आते हैं, तो समर्स के टाइम पीरियड पे यहां पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है, 21 जून के आसपास का टाइम पीरियड है, जब हमारी सन की रेज डायरेक्ट कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है, तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी प्रेशर विल बी लो। एंड यहां कंपैरेटिवली देखिए, कुछ पॉइंट्स चॉक आउट करते रहेगा, लैंड बहुत जल्दी गर्म और ठंडा होता है, जबकि ओशन गर्म और ठंडा होने में बहुत टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि लैंड में लेयर्स नहीं पाई जाती, तो द मूवमेंट सन की रेज पड़ती है, हमारा लैंड एरिया गर्म हो जाता है। और वो जब गर्म होता है, सन की रेज हमारी किसके थ्रू आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ओके, जब सन से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं, और वो लघु तरंगे या शॉर्ट वेव रेडिएशंस के थ्रू आ रही हैं, एंड लॉन्ग वेव रेडिएशंस के थ्रू ये वापस चली जाती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ना अब हो क्या रहा है, 21 जून को हमारा सन जो है वो डायरेक्ट चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, जबकि जो हमारे ओशंस है उसमें लेयर्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, लो, एंड प्रेशर विल बी हाई। प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब हाई प्रेशर होगा तो विंड्स का मूवमेंट किधर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी ड्यूरिंग समर्स क्या होगा, हमारे विंड्स ओशन से किधर चलने लगेंगी, लैंड की तरफ। ये पीरियोडिक विंड्स है। ओके, साथ में लेकिन ट्रेड विंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है मॉनसून टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रेड विंड्स है, ये हमारा इक्वेटर है, हमारी ट्रेड विंड्स यहां और यहां मूव कर रही है। जब हमारी प्रेशर बेल्ट, यानी जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे प्रॉपर पड़ रही है वर्टिकल, तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारी प्रेशर बेल्ट यहां थी, वो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी यहां पर अब सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो अब हमारा प्रेशर बेल्ट कहां आ जाएगा, ये, यानी जो 10 डिग्री साउथ
एंड 10 डिग्री नॉर्थ था वो हमारा इस इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ये हमारे इक्वेटर के ऊपर आएगा वैसे ही क्या होगा, जो विंड्स, ट्रेड विंड्स अभी तक यहां तक चल रही थी उसको ये प्रेशर बेल्ट नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगी, आगे की ओर मूव करेगी। जैसे ही वो आगे की ओर मूव करेगी इक्वेटर को वो पास कर जाएगी, क्योंकि वो कहां तक चलना है उस विंड को, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक चलना है। द मूवमेंट इट विल क्रॉस इक्वेटर, जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करेगी विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी राइट हैंड साइड चलने लगती है। हमारा डायरेक्शन ऐसा है, हमने इक्वेटर को क्रॉस किया, द मूवमेंट आई क्रॉस द इक्वेटर, अब हमारी विंड्स क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो ये ऑलरेडी चल रही थी हमारी पीरियोडिक विंड्स। अब कोई जना अगर ऐसे आगे बढ़ रहा है और आप पीछे से उसको धक्का देंगे तो वो फोर्सफुली आगे की ओर मूव करेगा। देन दिस मूवमेंट विल क्रिएट अ मोर फोर्स। ये जो ट्रेड विंड्स है इस पीरियोडिक विंड पे और ज्यादा फोर्स इंप्लीमेंट करेगी, जिसकी वजह से ये विंड्स जो है तेजी से भारत में एंटर करेंगी और इसकी वजह से मानसून विंड्स जो है समर्स में हमारे यहाँ रेनफॉल करती है। नेक्स्ट क्या होता है, अब जब विंटर्स आती है, ड्यूरिंग विंटर्स, अब ड्यूरिंग विंटर्स क्या हो रहा है, दिस इज आवर इक्वेटर। ड्यूरिंग विंटर्स क्या हो रहा है, अब हमारा ओशंस जो है, यहां पे आपके कौन सा ओशन है, दिस इज इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, दिस is again Indian Ocean, Bay of Bengal, and this is Indian Ocean. Okay, तो यहां पर तीन ओर से ओशन से जो एरिया घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। फाइन, अब ओशन जो है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सन की रेज जो है दिसंबर में 22 दिसंबर के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट पड़ रही है। अब जब यहां डायरेक्ट पड़ेगी तो यहां पर लैंड क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई, और यहां पर इसके कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। अब विंड्स लैंड से ओशंस की तरफ चलने लगेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पीरियोडिक विंड्स, दैट इज मॉनसून 6 महीने के लिए लैंड टू सी और 6 महीने के लिए ओशन टू लैंड चलता है। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर? प्लीज डू मेक द डायग्राम्स एंड मैप व्हाटएवर आई एम मेकिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हमने डिस्कस कर लिया है मॉनसून, हमने ट्रेड विंड्स को डिस्कस कर लिया है, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स डिस्कस कर लिया है, हमने मॉनसून डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज में क्या हो रहा है, दिस इज आवर लैंड, ये हमारा लैंड है और ये हमारा ओशंस है, दिस इज लैंड एंड दिस इज ओशन। दिन के टाइम पीरियड पे दिस इज सन, दिन में लैंड और सी में कौन जल्दी गर्म होगा, लैंड, वेरी गुड। तो दिन में क्या होगा, लैंड का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, यहां का टेम्परेचर कैसा होगा, लो, प्रेशर हाई। अब जैसे लैंड गर्म होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा सरफेस ऑफ लैंड है, ओके, दिस इज आवर सरफेस ऑफ लैंड, ये हमारा सरफेस है। अब ये अगर हमारा सरफेस है तो इसके आसपास का एरिया कैसा होगा, एयर कैसी होगी, गर्म होगी। गर्म एयर, वार्म एयर ऑलवेज एक्सपैंड्स, ऊपर की ओर मूव करती है। द मूवमेंट ये एक्सपैंड करेगी वैसे यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां जो एयर थी वो ट्रांसफर होके कहां चली गई है, ऊपर की ओर, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम। तो यहां पर अब ओशन से, क्योंकि विंड्स कैसे चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर दो कारणों से क्रिएट हुआ है, एक तो टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, ओके, दूसरा यहां पर जो एयर थी वो ऊपर की ओर मूव कर गई तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, लो प्रेशर एरिया।
तो यहां से विंड्स चलने लगेंगी अब यहां से यहां की ओर. दिस विल बी कॉल्ड एज सी ब्रीज. यानी दिन में हमारे क्या चलता है, सी ब्रीज. ओके. अब रात में इसका उल्टा होता है. रात में क्या हो रहा है, दिस इज आवर लैंड एंड दिस इज आवर ओशन. अब दिन में जितना टेम्परेचर मिला उससे ओशंस की लेयर जो है वो गर्म हो गई. जब ओशंस की लेयर गर्म हो जाएंगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई, प्रेशर लो. लेकिन लैंड अब कंपैरेटिवली ठंडा हो चुका है क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा दिन में जितनी भी हीट उसने अब्सॉर्ब किए अब उसने उस हीट को रिलीज कर दिया. द मूवमेंट हीट को रिलीज करेगा, यहां पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो. लो होगा टेम्परेचर. क्यों, क्योंकि जितनी हीट अब्सॉर्ब करी, भाई दिन भर में अब 12-1 बजे तक हीट को अब्सॉर्ब कर लिया. रात आते आते क्या होगा, अब हीट को और अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है तो उसको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है, ये हीट आपकी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है. व्हेन द हीट विल बी रिलीज, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई. व्हेन द प्रेशर विल बी हाई, तो विंड्स अब चलेंगी. और क्योंकि ये टेम्परेचर हाई है तो ऑलरेडी ये एयर ऊपर की ओर एक्सपैंड कर चुकी. तो रात में यानी ड्यूरिंग नाइट आपके क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी लैंड से ओशन की ओर विंड्स का मूवमेंट होने लगेगा. दिस विल बी नोन एज लैंड ब्रीज. ओके, इज इट क्लियर? ये आपकी क्या हो गई, लैंड ब्रीज हो गई. सो दिस इज सी ब्रीज, दिस इज लैंड ब्रीज. ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं हम लोग माउंटेन एंड वैली ब्रीज. ये है आपका माउंटेन और ये है आपका वैली. लैंड से जितना भी एरिया 500 मीटर ऊंचा होता है और जिसकी पीक होती है उसको माउंटेन कहते हैं. एंड जो भी लैंड 500 मीटर्स अप्रॉक्स ऊंचा उठा होता है पर उसका जो ऊपर का एरिया होता है वो फ्लैट होता है, उसको हम प्लेट्यू रीजन कहते हैं. ओके, टू माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं. अब दिन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग आपका मॉर्निंग यानी दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो माउंटेन है वो क्या होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, एंड प्रेशर कैसा होगा, लो. इसके कंपैरेटिवली वैली में टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई. तो अब विंड्स कैसे मूव करेंगी, वैली टू माउंटेन. तो दिन में देखिए, फिर मैं आपको कहूंगी जहां से विंड्स चलती हैं हम उसको उसी नाम से जानते हैं. जब सी से हमारी विंड्स चल रही हैं लैंड की ओर तो हम उसे सी ब्रीज कहते हैं. जब लैंड से सी की तरफ चल रही है तो हम उसे लैंड ब्रीज कहते हैं. इसी तरह जब वैली से माउंटेन की तरफ चलेगी तो वैली कहेंगे, वैली जो है उसका वैली ब्रीज कहेंगे. और नेक्स्ट है हमारा ये. अब इसके उल्टा क्या होता है कि जब हमारा रात आती है ड्यूरिंग नाइट तो माउंटेन की सारी जो है टेम्परेचर वो निकल चुका है. तो टेम्परेचर हमारा कैसा होगा, लो, प्रेशर हाई. सॉरी. फिर यहां पर अब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्रेशर लो. तो रात में क्या होगा, यहां से यहां की ओर विंड्स मूव करने लगेगी. यानी रात में माउंटेन टू वैली विंड्स का मूवमेंट होने लगेगा. ये पीरियोडिक होता है, टाइम पीरियड होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक विंड्स के नाम से जाना जाता है. इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कैटियाबेटिक एंड एनाबेटिक. जब हमारी चल रही है वैली से लैंड की ओर, यानी जब हमारी विंड्स मूव कर रही है वैली टू लैंड तो हम इसको कहते हैं कैटियाबेटिक. और जब हमारी माउंटेन, यहां पे माउंटेन लिखेगा, माउंटेन टू वैली मूवमेंट हो रहा है तो ये है हमारी एनाबेटिक. बात वही है, बस इसको एनाबेटिक और कैटियाबेटिक हम इसको कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके. सो पीरियोडिक विंड्स भी हम लोग
जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, यहां तक हमने डिस्कस किया, अब हम आते हैं लोकल विंड्स पे। लोकल विंड्स, परमानेंट विंड्स आपको पता है वो प्लैनेट पे लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है। पीरियोडिक विंड्स फॉर द टाइम पीरियड चलती है। अब लोकल विंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकल विंड्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। जितनी भी विंड्स हमारी 23 के ऊपर यानी 30 to 60 के बीच में चलती है वो सारी हमारी ठंडी पवनें होती हैं। और जो हमारी नीचे की ओर चलती है यानी 0 डिग्री के आसपास चलती है वो हमारी कैसी विंड्स होंगी? वार्म विंड्स होंगी। ओके, जस्ट अ सेकंड। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका को अगर हम देखें तो हमारे इस नॉर्थ अमेरिका में कुछ विंड चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विंड है चिनूक। ये हमारे यहां पर कौन सा माउंटेन है? रॉकीज। एंड साउथ में एंडीज। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉर्डिलेरास। माउंटेन चेन को हम लोग कॉर्डिलेरास कहते हैं। यहाँ पे रॉकीज, यहाँ पर है एंडीज। तो रॉकीज से जो हमारी पवनें चलती हैं या जो विंड्स चलती हैं उनको हम चिनूक कहते हैं। ओके, चिनूक, CHINOOK, चिनूक। नेक्स्ट आती है हमारी, यहां पर ही एक विंड चलती है, इसको हम कहते हैं टॉर्नेडो। ये भी वार्म विंड है आपकी, ठीक, टॉर्नेडोज, TORNADOES, टॉर्नेडोज। देखिए, आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि कौन सी विंड, आपको दो क्वेश्चन आ सकते हैं लोकल विंड पे। एक, उसकी प्लेस पूछी जाएगी, दूसरी ये वार्म है कि कोल्ड है। दो मेन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो टॉर्नेडोज भी वार्म है और ये इतनी तेज विंड होती है, फॉर द टाइम बीइंग आती है, और ये जिस समय आएगी तो वहां पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर इसी तरह यहां पर एक विंड है इस एरिया में और इसको हम कहते हैं ब्लिजार्ड, BLIZZARD, ब्लिजार्ड। इस एरिया में दिस इज ब्लिजार्ड, ये कोल्ड विंड है। इसके अलावा यहां पर एक और विंड चलती है, इसकी डायरेक्शन ये है, एंड दिस इज वार्म विंड, सांता आना, SANTA, सांता आना, ANA। जैसे सांता क्लॉज आते हैं वैसे सांता आना। और ये किधर चलेगी? यहां से लैंड से ओशंस की तरफ मूव होती है। नेक्स्ट यहां पे आती है आपकी दो विंड्स चलती है, एक है साउथ अमेरिका में पैम्पीरोज, पैम्पीरो, और ये विंड यूरोग्वे और अर्जेंटीना में ब्लो करती है। यूरोग्वे एंड अर्जेंटीना, सिर्फ नाम लिखिएगा, पैम्पीरो, PAMPEARO, पैम्पीरो, अर्जेंटीना एंड यूरोग्वे। और एक और विंड चलती है दैट इज वार्म विंड, इसको हम कहते हैं जोंडा, ZONDA, जोंडा। ठीक, अब हम आते हैं यहां पर अफ्रीका में। अफ्रीका में एक विंड चलती है जिसको हम कहते हैं वार्म, दैट इज बर्ज। ये साउथ अफ्रीका में चलती है, बर्ज, BERG। ठीक, नेक्स्ट विंड चलती है सिराको, SIRRACO, सिराको। ये सहारा डेजर्ट से मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है। ये आपका मेडिटेरेनियन है, ओके। तो सिराको जो है उसका मूवमेंट कहां से हो रहा है? सहारा से मेडिटेरेनियन की ओर। नेक्स्ट एक विंड है हरमंटन, ये सारी वार्म विंड्स हैं। हरमंटन, HARMANTAN, हरमंटन। इसका फ्लो किधर की तरफ है? इस साइड। ये सारी लोकल विंड्स हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही ये चलेंगी।
नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर खमसिन, इजिप्ट में चलती है, इजिप्ट में खमसिन, KHAMSIN, KHAMSIN, खमसिन, ये इजिप्ट में चलती है। यहां पर देखिए इजिप्ट से आगे की ओर ब्लो कर रही है। यहीं पे एक कोल्ड आपकी विंड है, दैट इज हबूब, HABOOB, HABOOB, हबूब। ठीक, तो अफ्रीका की सारी विंड्स हो गई हैं, याद भी हो गया होगा। यहाँ पे सिराको, खमसिन, हरमंटन, फिर यहाँ पर आपकी हबूब और नीचे बर्ज। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार आप उसको ड्रॉ करिए और बार बार रिवाइज करिए। जैसे हम अगर बात करें साउथ अमेरिका की तो वहां पेम्पीरोस एंड जोंडा। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी चल रही है, लाइन से बताएंगे। चिनूक, चिनूक के नीचे सांता आना, फिर थोड़ा ऊपर टॉर्नेडोज, फिर उसके ऊपर जाएंगे ब्लिजार्ड, और ब्लिजार्ड ठंडा है। ठीक, ओके। तो अब हम आते हैं यहाँ पर यूरोप पे, यहाँ पर एक कोल्ड विंड ब्लो करती है जिसे बोरो कहते हैं, बोरो। ये हमारी चलती है एड्रियाटिक सी की तरफ, एड्रियाटिक सी, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है। आज आप मैप में भी एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, ओके। एड्रियाटिक सी। नेक्स्ट है आपकी फोहन, FOEHN, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ये एल्प्स की विंड है, एल्प्स से होकर बहती है। नेक्स्ट है मिंस्ट्रल, MINSTRAL, मिंस्ट्रल। ये आपकी फ्रांस में फ्लो करती है, फ्रांस में, MINSTRAL। भारत में आपको पता है लू, और इसके अलावा यहां पर एक विंड आती है जो असम बंगाल में फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं मैंगो शावर। जिस समय हमारे मैंगोज की राइपनिंग का टाइम पीरियड आता है, उस समय ये जो तेज हवाएं चलती हैं, इनको हम कहते हैं मैंगो शावर या काल बैसाखी, काल बैसाखी। और ये जूट के लिए, जूट वेस्ट बंगाल में बहुत उगता है और टी असम में बहुत उगता है, दोनों की क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर ऊपर की ओर बुरान, बुरान, BURAN, दिस इज अ कोल्ड विंड। कई बार एग्जाम में आपको मैप दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा विंड्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा दीजिए, या उनके नाम दे दिए जाएंगे, उनकी सीक्वेंस को अरेंज आपको करना होगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में दो विंड्स चलती है। विली विली इज बेसिकली साइक्लोन है, इट इज अ साइक्लोन, एंड ब्रिकफील्डर जो विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स की तरफ चलती है। ब्रिकफील्डर, BRICKFIELDER, ब्रिकफील्डर। ठीक, यहां पर आपका इतना पोर्शन आपका खत्म हुआ, दैट इज परमानेंट विंड्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। पीरियोडिक विंड्स में मॉनसून, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली डिस्कस करा। फिर हम लोगों ने लोकल विंड्स डिस्कस कर लिए। अब आता है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन पे पूरा डिटेल मैटर मैंने आपको कल दे भी दिया था, थोड़ा सा बस आपको समझा दे रही हूं, क्योंकि तीन चीजें इससे एसोसिएटेड है। एक है एयर मास, दूसरा है फ्रंट, और तीसरा है साइक्लोन, और चौथा है एंटी साइक्लोन। हमने डिटेल में डिस्कस किया, आज हम इसको बस एक ग्लिम्स में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, पहले हम लोग एयर मास देखेंगे। एयर मास को हिंदी में वायु राशि कहते हैं। किसी एक प्लेस में अगर बहुत ज्यादा एयर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको एयर मास कहते हैं। ये एयर मास तब एक्यूमुलेट होती है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शुड बी सेम।
हॉरिजॉन्टली अगर किसी एरिया में हम देखें तो अगर तापमान, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की सिमिलैरिटी हो तो वहां पर जो एयर एक्यूमुलेट होती है वो वार्म एयर मास हो सकती है, वो कोल्ड एयर मास भी हो सकती है। ओके, एयर मास या तो वार्म होगी या कोल्ड, या स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। ठीक, अब साथ में एयर मास के लिए, यानी एयर मास के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल एरिया में हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं। दूसरा, एयर मास तब जनरेट होती है जब वास्ट लैंड हो, वेरी वास्ट लैंड या वेरी वास्ट ओशन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये लैंड है और ये ओशन है, तो लैंड और ओशन जहां पास में होता है, जैसे मुंबई का एरिया, वहां पर दिन भर लैंड एंड सी ब्रीज चलती रहती है, यानी दिन में सी ब्रीज चल रही है और रात में लैंड ब्रीज चल रही है। ऐसे में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी की कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करना है, जैसे आप जब मूवीज में जाते हैं, अगर मैं आपको 1 मिनट की मूवी दिखाऊं तो आप कैरेक्टर के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको 3 घंटे की मूवी दिखाऊं तो लगता है खुद ही हीरो हीरोइन हो गए। ठीक है, अगर आपने लड़ाई वाली पिक्चर देखी तो आपको लगता है मैं खुद ही वो हीरो हूं और पूरे एनर्जी से आप भर जाते। यानी 3 घंटे हमने आपको क्या किया, मेस्मराइज कर दिया। अगर हमने 3 घंटे आपको मेस्मराइज, यानी 3 घंटे आप एक ही जगह बैठे हैं, लाइफ से चीजों को अटैच करेंगे तो चीजें जल्दी आपको समझ में आएंगी। अगर आप 3 घंटे एक जगह पे बैठे और लगातार एक ही तरह के इमोशंस आपको मिल रहे हैं, तो अब आप क्या होगा, आप उन्हीं इमोशन से भर जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए लैंड एंड ओशन होगा तो वहां लगातार सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसे में एयर मास इकट्ठा ही नहीं हो पाई। ओके, लेकिन जो वास्ट लैंड एरिया है वहां पर आपके पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा ट्रॉपिक्स है, तो अगर विंड्स इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की ओर चल रही हैं या ट्रॉपिक्स पे ही चल रही हैं, तो वहां पर एयर कैसी होगी, वार्म की कोल्ड, वार्म होगी। जिस एरिया से चीजें फ्लो कर रही हैं, मान लीजिए मैं यहां पर हीटर लगा दूं, अगर मैंने यहां पर हीटर लगा दिया तो इस एरिया के आसपास कैसा होगा, वार्म हो जाएगा। अब ये कमरा है, यहां लगा है एक एसी, ठीक, अब ये आपका है दरवाजा। अगर हम एसी चलाएंगे तो इस दरवाजे से जैसे ही आप निकलेंगे, या निकलने वाले को इतना नहीं पता चलेगा जितना एंट्री करने वाले को पता चलेगा। द मूवमेंट आप दरवाजा खोलेंगे, यहां से आपको ठंडी हवा आने लगेगी, यानी यहां पर कैसी एयर जनरेट हो गई, कोल्ड एयर जनरेट हो गई। ये छोटा सा एग्जाम्पल था जस्ट टू गिव द ग्लिम्स। अब किसी बड़े वास्ट एरिया में, वहां पर क्योंकि चीजों को इनहेरिट करने में टाइम भी लगेगा, इसको ऐसे समझिए, जब आप पैदा होते, when you are born, you are born with certain characteristic, but after that when you pass through the passage of time of your life, your attitude changes। समय के साथ आपका एटीट्यूड चेंज होता है। आप जैसे बचपन में थे ड्यूरिंग यंगस्टर्स और while your childhood, you are not the same while you are young, and your attitude change as you are old। so उस टाइम पीरियड का एक फेज होता है, जब हम लोग ने पॉपुलेशन पढ़ा था, हमने पिरामिड को पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था यहां से यहां तक यूथ एज है। तो उस टाइम पीरियड में आपकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क, बट अगर आप चाइल्ड है या आप ओल्ड है, देन यू आर डिपेंडेंट, सो यू हैव दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या हो रहा है कि अगर हमारा वास्ट लैंड एरिया है तो यहाँ पर लैंड आपको पता है बहुत जल्दी गर्म होता है। अब इस एरिया में अगर वार्म एयर चल रही है तो ये एरिया में जो एयर इकट्ठा होगी वो कैसी होगी, वार्म। ओके, अब यहां पर जब वार्म एयर इकट्ठा हो गई तो ये एयर मास कैसी हो गई, वार्म। लेकिन एयर जब जनरेट होती है तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, फिर इसका एक पाथ होता है और फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है, यानी एक ओरिजिन पाथ होगा। ओरिजिन जब हुआ, या जैसे ऐसे भी समझिए, जैसे आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, योर लाइफ इज स्टार्टिंग विद योर वर्क। अगर आपने काम के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया
तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपके अंदर उस वर्क को करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी. आफ्टर दैट यू विल बिकम अ मच्योर पर्सन. उस समय आपकी क्वालिटी, जैसे हीरो हीरोइन अपने पीक पे होते हैं, उस समय वो पीक पे होंगे. एंड देन धीरे धीरे देयर पीक डिक्लाइंस. बिल्कुल वही होता है कि जब किसी एरिया में एयर इकट्ठा होती है, इट एक्यूमुलेट्स दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. If it is warm, it will be warm air mass. If it is cold area, it will be cold air mass. For say, अगर polar region से air आ रही है, that will be cold. Okay? अब polar area से, warm area से, ये हमारा इक्वेटर है. अब यहाँ से जैसे जैसे एयर हमारी बढ़ेगी, ठीक, हम यहाँ इक्वेटर और ट्रॉपिक्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर लैंड पे हॉरिजॉन्टल एयर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखना है. तो जब ये एयर मूव करेगी, क्योंकि एयर तो हमेशा स्टैग्नेंट होती नहीं है, तो जब ये एयर मूव करेगी, आसपास की कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करने लगी. व्हेन इट विल इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक, धीरे धीरे क्या होगा, वो अगर कोल्ड की तरफ बढ़ रही है, उस वार्म की कैरेक्टरिस्टिक में कोल्ड मिलती जाएगी, और एक टाइम पीरियड आएगा जब वार्म कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट खत्म हो जाएगी एंड इट विल एक्वायर कोल्ड कैरेक्टरिस्टिक. इज इट क्लियर? सो वास्ट लैंड एरिया या वास्ट ओशन पे जब एयर एक्यूमुलेट होती है और इसको हम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑन द हॉरिजॉन्टल पैटर्न देखते हैं, इट इज नोन एज एयर मास. इट कैन बी वार्म, इट कैन बी कोल्ड. अब जब कोई एयर मास इकट्ठा होती है, जब कोई एयर मास इकट्ठा होगी, पर से दिस इज आवर वार्म एयर मास एंड दिस इज आवर कोल्ड एयर मास. अब जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं, दे मूव करते हैं, ठीक, वार्म एयर मास भी मूव करेगा क्योंकि विंड्स और एयर मूव कर रही है, विंड्स मूव कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो सब में मूवमेंट हो रहा है, वार्म में भी और कोल्ड में भी. तो जब ये मूवमेंट करेंगी और एक वार्म और कोल्ड एयर मास, ये हमारे पास दो पेन है, ये है हमारा वार्म, दिस इज आवर कोल्ड. जब हमारे ये दोनों पेन आपस में आएंगे तो मिलने से पहले एक फ्रंट जनरेट हो जाएगा. ये फ्रंट वैसे ही है जैसे दो आर्मीज आमने सामने आती हैं, तो हम कहते हैं ना दो आर्मीज फ्रंट पे खड़ी हैं. वही चीज है कि जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिलती है तो आपस में एक दूसरे से मिलने से पहले अचानक से कोई क्वालिटी इनहेरिट नहीं कर लेता है, टाइम लगता है. तो एक आपका वर्टिकल पैसेज टाइप डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट. ओके, तो ये फ्रंट बिल्कुल वही चीज है जैसे दो आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं. वार्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? It is lighter, it will move upwards. Very good. वार्म एयर मास ऊपर की ओर मूव करेगी. अब जैसे ही दोनों आर्मीज आमने सामने आई, वार्म जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगी अगर वार्म डोमिनेंट है, ठीक. इफ वार्म इज डोमिनेंट, अगर वार्म डोमिनेंट है तो ये खुद ब खुद ऊपर की ओर मूव कर जाएगी. डन. तो जब ये ऊपर की ओर मूव करेगी, अगर हम कोई चीज ऊपर की ओर मूव करें, जैसे मैंने अपना हाथ लिया, मैं ऐसे मूव करूं, थोड़ी देर बाद ये ऐसे क्या होगा, टर्न कर जाएगी, क्योंकि द मूवमेंट इट विल गो अप. 165 मीटर्स जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो द मूवमेंट इट विल गो अप, ये क्या करेगी, इस तरीके से नीचे की ओर मूवमेंट करेगी और इसको चारों ओर से कोल्ड एयर घेर लेगी. ओके, जब इस चारों ओर से इसको कोल्ड एयर घेर लेगी, हम अब डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं. एक सेकेंड, दिस पेन इज नॉट वर्किंग. अब ये हमारी वार्म है, और ये हमारी कोल्ड है. दिस इज वार्म एंड दिस इज कोल्ड, और बीच में हमारे फ्रंट जनरेट हो गया है, क्योंकि विंड को चढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है. तो जैसे ही दो विंड्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, बीच में एक फ्रंट लाइन जनरेट हो जाएगी. अब इस फ्रंट के सहारे सारे, इफ वार्म इज डोमिनेंट, ये एयर
ऊपर की ओर मूव करेगी और नीचे की ओर इस तरीके से। अब वार्म है तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर कैसा, लो। इसके चारों ओर आपके, अब इसका टेम्परेचर इसके कंपैरेटिवली कैसा होगा, दिस इज कोल्ड विंड, तो प्रेशर हाई, ये प्रेशर कैसा होगा, हाई। और विंड्स के चारों ओर जो प्रेशर होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रेशर लाइंस मीन सी लेवल से इक्वल प्रेशर लाइंस को ज्वाइन करने वाली लाइंस को आइसोबार्स कहते हैं। ओके, मीन सी लेवल, इफ दिस इज आवर मीन सी लेवल, और ये हमारी मान लीजिए 2 MB की लाइन है, तो MB मीन्स मिलीबार, प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीबार, सो अब ये क्या होगा हमारा मिलीबार, यानी ये पूरी लाइन 2 मिलीबार को डिनोट कर रही है, ठीक है, या ऐसे कहें 2021 मिलीबार। अब इसके चारों ओर जो होगा वो होगा 2022 मिलीबार। तो ये लो प्रेशर है और ये कैसा है, हाई प्रेशर है। तो जब हमारे इस तरीके से विंड्स का मूवमेंट होगा तो बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और चारों ओर हाई प्रेशर एरिया। ओके, इसी तरह मान लीजिए यहां पर भी हो रहा है, दिस इज लो प्रेशर एरिया एंड दिस इज हाई प्रेशर एरिया। ये हमारा हाई प्रेशर एरिया है एंड दिस इज हाई प्रेशर एरिया। तो ट्रॉपिकल जो हमारा साइक्लोन्स होता है, साइक्लोन्स ऐसी हवाएं होती हैं जो हमारी चलती है 8 से 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में। टेम्परेचर जहां पर ये चलती है वहां तापमान कैसा होगा, 27 डिग्री के आसपास होता है। तो अब अगर ये ट्रॉपिक्स पे चल रही है तो इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, अगर ये टेम्परेट एरिया में चलती है तो इन्हें टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ओके, लेकिन साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर एरिया होगा और इसके चारों ओर कैसा होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा। अगर हाई प्रेशर एरिया होगा तो इन विंड्स में जब टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये विंड्स ऊपर की ओर मूव करेंगी, ऊपर मूव करने पर क्या होगा, और ओशंस पे बन रही हैं साइक्लोन, जनरली आपके ओशंस पे बन रहे हैं। अब जब वार्म एयर ओशन पे मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी, तो विंड्स ऊपर की ओर मूव करेंगी एंड व्हेन दे विल मूव अपवर्ड्स क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और ये रेनफॉल करेंगे। सो साइक्लोन फॉर द टाइम पीरियड यानी बहुत जल्दी बनता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। जबकि जो एंटी साइक्लोन एरिया है वो क्या हो रहा है, जब दो जगह साइक्लोन बन रहे हैं तो इसके बीच में कैसा एरिया हो रहा है, हाई प्रेशर, और इसके चारों ओर कैसा है, लो प्रेशर। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे, एंटी साइक्लोन। ओके, यानी एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर एरिया एंड चारों ओर लो प्रेशर एरिया। ये जनरली वर्षा नहीं करता है, बहुत कम वर्षा करता है और इसका टाइम स्पैन भी ज्यादा होता है। साइक्लोन बहुत जल्दी, देखिए प्रकृति का ये नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कोई चीज अगर बहुत तेजी से घूमेगी तो वो बहुत जल्दी रुक जाएगी। इसी तरह जो विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वार्म विंड्स होती है, वो जल्दी क्लाउड्स फॉर्मेशन करती हैं और रेनफॉल कर देती है। क्लियर? सो यहां पर हमारा इतना पोर्शन खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक, मैंने वहां एक डायग्राम बनाया है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रही हूं आपके लिए। ये है हमारा गैस, दिस इज, ध्यान से डायग्राम को देखिएगा क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी अभी। दिस इज सॉलिड एंड दिस इज आर लिक्विड। सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और ये वाटर वेपर। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज कर रहे हैं
तो क्या होगा? हीट अब्सॉर्ब करेगा कि हीट रिलीज करेगा? हीट विल बी अब्सॉर्ब, क्योंकि सॉलिड, ये अगर आइस का टुकड़ा है तो इसमें अगर हमको पिघलाना है तो क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो ये सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने में ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हीट विल बी रिलीज करेगा। और इसी तरह लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करना है तो हीट विल बी एब्सॉर्ब, एंड वाटर वेपर से लिक्विड में रिलीज। इसी तरह गैस से सॉलिड में रिलीज, एंड सॉलिड से गैस में एब्सॉर्ब। तो अब जब हमारा वार्म टेम्परेचर होता है तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और तीसरा प्रेसिपिटेशन। जहां कहीं भी हमारी वाटर बॉडी होती है, सन की रेज की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक, जब ये वाटर इवेपोरेट होगा, और ये वाटर कहां से आया? ओशंस में, सी में, लेक्स में, पेड़ पत्तों से, इन सब से वाटर लगातार इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और साथ में वाटर टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ ये जब ऊपर की ओर मूव करेगा, विंड्स ऊपर की ओर मूव करेंगी और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम क्या कह देते हैं? ह्यूमिडिटी। व्हेन द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, इट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपकी, यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब जितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। एयर में जितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। और ratio between amount of water vapor present in atmosphere and amount of water vapor air can hold। मैं एक इस हाथ में कितने पेन उठा सकती हूँ? अब इससे ज्यादा पेन नहीं उठा सकती। तो कितने प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट हैं। और कितने होल्ड कर सकती हूँ? दोनों के रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, और इसको परसेंटेज में हम नापते हैं। क्लियर? सो वाटर इवेपोरेट होता है, और जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी, एक बार जो वाटर जो है इवेपोरेट होगा तो ये वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो वाटर वेपर जब इवेपोरेट होता है तो ये वाटर वेपर जाके इन पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, और जब ये पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो ये आपस में कंबाइन करते हैं और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ल्यूक हॉवर्ड ने पहली बार क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन दिया था। ल्यूक हॉवर्ड, LUKEHORWARD, ल्यूक हॉवर्ड। और क्लाउड्स को, यानी विजिबल मास ऑफ कंडेंस वाटर वेपर, जैसे ही वाटर इवेपोरेट हुआ, ये वाटर वेपर जैसे पार्टिकल्स पे आके सेटल डाउन होंगे, ये कंडेंस हो जाएंगे। ठीक, और कंडेंस होने पे किसका फॉर्म करेंगे? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्लाउड्स जो होते हैं ये विजिबल मास ऑफ कंडेंस वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द एयर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ये जो कंडेंस वाटर वेपर है इसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अगर हम हाई क्लाउड्स की बात करें तो ये 6 से 20 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। मीडियम क्लाउड्स 2.5 से 6 किलोमीटर के बीच में, एंड लो क्लाउड्स जो होते हैं वो आपके ग्राउंड से 2.5 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट आता है, क्लाउड्स को हम और भी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइरस, CIRRUS। जब क्लाउड्स में आप कर्ल देखें, घुंघरैलापन, तो उसको हम साइरस कहते हैं। क्यूमुलस का मतलब होता है CUMULUS, मतलब हीप ऑफ क्लाउड्स, जब बहुत ज्यादा क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटस। कई बार आपने देखा होगा बादल लेयर्स में पाए जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रैटस कहते हैं।
और निम्बस अगर किसी के साथ लग जाए, NIMBUS, तो ये हमेशा रेनफॉल वाले क्लाउड्स होते हैं. ओके, nimbus clouds are those clouds which always are able to rain. ओके, नेक्स्ट आता है, इसके अलावा कंडेंसेशन के थ्रू जब हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ 165 मीटर्स ऊपर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, तो वाटर जब ऊपर जाएगा ठंडा होगा तो कंडेंस होगा, कंडेंस होने की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. इसके अलावा फॉग बनते हैं. जब ऐसे क्लाउड्स जो बहुत ग्राउंड के पास बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहरा या फॉग कहते हैं. यानी क्लाउड्स नियर द ग्राउंड वेयर द विजिबिलिटी इज लेस देन 3 मीटर्स. आपने देखा होगा कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. तो जब हमारे बहुत पास में क्लाउड्स बने और विजिबिलिटी बहुत लो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं. अब इस कोहरे में अगर स्मोक मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, स्मॉग. वेरी गुड. यानी फॉग में जब स्मोक मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं. इट इज नोन एज स्मॉग. नेक्स्ट, इसी तरह आपका बनता है मिस्ट. मिस्ट जो होता है ये लेस डेंस होता है, क्लाउड्स का ही फॉर्म होता है बट लेस डेंस, और इसमें विजिबिलिटी 2 किलोमीटर से ज्यादा होती है. नेक्स्ट आता है ड्यू. अब वाटर वेपर जब सर्दियां होती हैं तो दिन लंबे होते हैं कि रात, नाइट इज लॉन्ग. अब जब नाइट लॉन्ग होगी तो डे में जो टेम्परेचर मिला है वो कम होगा, और रात में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू वापस जाता है. तो रातें लंबी हैं, नाइट्स आर लॉन्ग एंड दे आर वेरी कोल्ड. जब ये बहुत कोल्ड होंगी तो द मूवमेंट, मान लीजिए ये हमारी एयर है, अब ये हमारी वापस जा रही है ऊपर की ओर. जैसे ही ऊपर जाएगी, ये मान लीजिए ये हमारा लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है. अब हमारी ये इतनी सी, बस यहाँ पर जहां डस्टर दिख रहा है ना, इतना जितना आपको दिख रहा है, जैसे ही हमारी वार्म एयर ऊपर गई, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, वेरी लो. जैसे ही टेम्परेचर लो होगा तो यहीं पर वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, लैंड एरिया पे, ग्रास पे, लीव्स पे. तो हमको सुबह क्या दिखता है, ओस की बूंदे. दैट इज नोन एज ड्यू. और जब बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, 0 डिग्री माइनस चला जाता है, तो ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में. तो जब हमको ये आइस नजर आती है, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट. इज इट क्लियर? अब कंडेंसेशन हुआ एक बार, जैसे ही आपकी कंडेंसेशन होगा तो द मूवमेंट आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपस में मिलेंगी और आपस में मिलके क्या करेंगी, रेनफॉल करेंगी. वाटर का, यानी यहां पर जो वाटर वेपर था, अब वो चेंज किस में हो रहा है, वाटर में. यानी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. जब हीट रिलीज होगी, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर का किसी भी फॉर्म में लैंड पे वापस आने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. हिंदी में इसको वर्षण कहते हैं. ओके, तो अब ये वर्षण जो है रेन के तौर पे, यानी जब बूंदे बड़ी होंगी आपको वो रेन कहलाएगी. स्लीट कहलाती है, SLEET, जब स्नो और रेन दोनों मिली रहती है. स्नोफॉल भी हो रहा है और रेन भी हो रहा है, तो उसको हम स्लीट कहते हैं. स्नो में सिर्फ स्नोफॉल हो रहा है, और हेल में क्या होता है, चंक ऑफ आइस. आपने देखा होगा लखनऊ वगैरह में कई बार आपने देखा होगा कि ओले गिरने लगे, दैट इज नोन एज हेल. वो दैट इज द चंक ऑफ आइस. लेकिन पहाड़ों पे जाइए तो बर्फ गिरती है, फ्लफी फ्लफी, दैट इज नोन एज स्नो. अब लास्ट बस एक टॉपिक बचा है आपका. 3 तरीके की रेनफॉल होती है. एक होती है कन्वेक्शनल, दूसरा है ओरोग्राफिक, और तीसरी है साइक्लोनिक. रेनफॉल 3 तरीके की होती है. कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, ये हमारा लैंड एरिया है. ओके, इस लैंड एरिया पे यहां पर जो एयर होगी वो जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी वो वार्म हो जाएगी.
वार्म एयर ऊपर की ओर मूव करेगी तो ये आसपास की एयर को भी गर्म करेगी, ऊपर जाके टेम्परेचर लो होगा, तो जब लो होगा तो ये कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होके ये फॉल होने लगेगी. दिस इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल. ओके, नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक. अगर ये हमारा माउंटेन है और यहाँ पे हमारे ओशंस हैं और यहां से अगर वार्म एयर फ्लो कर रही है, अगर ये वार्म एयर फ्लो करेगी तो वार्म एयर जब ओशंस के ऊपर से फ्लो करेगी तो वो वाटर को क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी, वाटर वेपर में चेंज होगी. ये वाटर वेपर लेडन विंड्स जब पहाड़ के ऊपर से गुजरेंगी तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो इधर रेनफॉल करेगी. अब ठंडी हवा हमेशा नीचे की ओर बैठती है तो ये लीवर्ड एरिया, यानी जो लीवर्ड एरिया होता है वहां पर रेनफॉल नहीं होती. इसीलिए कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सेम लैटिट्यूड पे होने पे भी यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जब स्लोप से ऊपर चढ़ेगी वहां रेनफॉल करेगी और ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाएंगी. और लास्ट इज साइक्लोनिक. साइक्लोनिक में क्या हो रहा है, वार्म एयर मास है, दिस इज वार्म एयर मास और ये आपकी कोल्ड एयर मास. तो जब इसके बीच में फ्रंट जनरेट होगा, वार्म एयर मास इसके सारे ऊपर बढ़ेगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी और रेनफॉल करेगी. With this we have completed our today's lecture. Thank you, class.